रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एव किंशुका। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक खबानी और इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो की हेडिंग में जैसा आपने देखा होगा, हमारा आज का टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। जी हां दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसके ड्राफ्ट को अभी मंजूरी मिल गई है और ये हमारी जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी है जिसे 1986 में राजीव गांधी जी की सरकार के दौरान लागू किया गया था, उसे ये रिप्लेस करेगी। बच्चों 30 साल से ऊपर हो गए, 30 साल से ऊपर जो समय है उसमें दुनिया चेंज हो जाती है और ये बहुत ही निराशाजनक बात है कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी इतने सालों में चेंज नहीं हुई। 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे 1992 में नरसिम्हा राव जी की सरकार के दौरान, और आज 2020 के अंदर इसके नए एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट को मंजूरी मिली है। तो आइए देखते हैं बच्चों कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चीजें डिस्कस्ड है। मेरे पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पूरा प्रिंट आउट है, मैंने इसे रीड किया है और आज हम इससे रिलेटेड कुछ बातें आपके सामने शेयर करेंगे। तो बच्चों, पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को एक वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। ये काफी ब्रॉड एजुकेशन पॉलिसी बनी है और अगर हम बात करें तो आज के वीडियो में हम एक ओवरव्यू देखने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, और आज का वीडियो हमारा मेनली फोकस्ड रहेगा स्कूल एजुकेशन पे। तो देखते हैं बच्चों इसमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो जो अभी तक हमारा सिस्टम चलता आ रहा है 10+2 का, यानी 10th तक सारे सब्जेक्ट्स एक बच्चे को पढ़ने होते हैं और 11th में उसे स्ट्रीम सेलेक्ट करने होते हैं, वेदर ही वांट्स टू गो टू कॉमर्स और साइंस और ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स। उसे चेंज कर दिया गया है, उस सिस्टम को चेंज करके उसे 5+3+3+4 में ब्रेक डाउन किया गया है। अब ये कैसे क्या होगा इसके बारे में भी हम अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरा जो मेजर चेंज है वो है मल्टी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। मल्टी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स है मोस्टली कॉलेज लेवल के लिए। अब इसमें क्या है कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता है कॉलेज में, फर्स्ट ईयर तक ही पढ़ पाता है, सेकेंड ईयर नहीं पढ़ पाता, तो उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर उसने 2 ईयर की पढ़ाई कर ली है, 2 सालों की पढ़ाई कर ली है, तो उसे क्या होगा, 2 सालों बाद अगर वो छोड़ना चाहे तो उस समय उसे डिप्लोमा मिलेगा। और अगर वो 3 साल की कंप्लीट स्टडी करके निकलता है तो डिग्री, और एक और ऑप्शन है कि अगर वो 4 साल की ग्रेजुएशन करता है तो उसे रिसर्च डिग्री मिलेगी। तो यानी ये मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट सिस्टम में इंट्रोड्यूस किए गए और बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते और फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उससे उन्हें कोई भी अभी तक डिग्री नहीं मिलती थी, वो 12th पास आउट ही कहे जाते थे, बट अभी उनको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जरूर मिलेगा। और हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की। अगर किसी बच्चे ने 3 साल की ग्रेजुएशन की है तो उसके लिए 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन रहने वाली है, और अगर किसी बच्चे ने 4 साल की ग्रेजुएशन की है तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन 1 ही साल की रहेगी। एमफिल को हटा दिया गया है और भी कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं कॉलेज लेवल्स पे भी, उनकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो समझते हैं बच्चों ये 5+3+3+4 का सिस्टम है क्या। तो मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी से ही बताता हूं कि इसमें क्या दे रखा है। इसमें हमें दे रखा है फर्स्ट 5 इयर्स जो होंगे वो हमारे होंगे फाउंडेशनल, जिसमें 3 इयर्स ऑफ प्री स्कूल और साथ में ग्रेड्स 1 और 2 शामिल होगी। देन हम बात करते हैं ये नेक्स्ट 3 की, तो नेक्स्ट 3 इयर्स हमारे होंगे प्रिपरेटरी क्लास। प्रिपरेटरी में क्या होगा, ग्रेड 3 से ग्रेड 5 यानी 3rd, 4th और 5th क्लास। देन हमारे पास होगा अगला नेक्स्ट 3 मिडिल होगा हमारा 6 to 8 यानी 6th, 7th एंड 8th क्लासेस, और उसके बाद होगा हाई स्कूल जो होगा 9th, 10th, 11th एंड 12th। लेकिन उसे भी 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है, 9th और 10th को एक फेज में और 11th और 12th को सेकेंड फेज में, विद एन ऑप्शन ऑफ एग्जिटिंग द क्लास 10 एंड री एंटरिंग इन द नेक्स्ट फेज। तो बच्चों इसकी तो बात की गई है हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, लेकिन इसके अलावा क्या चेंजेस हैं उसके बारे में भी फोकस करते हैं, और उसके अलावा क्या क्या चीजों पे ये पॉलिसी फोकस करती है। सबसे पहले इसमें बहुत ही अच्छी बात जो कही गई है, काफी अच्छी तरह से इसकी शुरुआत करी है,
देखिए, मैं आपको इसी की लाइन से आपको बताता हूं क्या लिखा है। द रिच हेरिटेज ऑफ एंशियंट इंडियन नॉलेज हैज बीन गाइडिंग लाइट फॉर दिस पॉलिसी। द एम ऑफ एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया was not just the acquisition of knowledge as preparation for life in this world or beyond schooling, but for complete realization and liberation of the self. World-class institutions of ancient India such as Takshila, Nalanda, Vikramshila, and Vallabhi set the highest standards of multidisciplinary teaching and research and hosted scholars and students from across backgrounds and countries. The Indian education system produced scholars like Charak, Shushruta, Aryabhatta, Bhaskaracharya, Chanakya, Madhav, Patanjali, Panini and Tiruvallur among numerous others. यानी इस एजुकेशन पॉलिसी को बनाने का जो बेस रखा गया है वो बेस है हमारा एंशियंट इंडियन स्कूलिंग सिस्टम, गुरुकुल्स और जिस तरह से यूनिवर्सिटीज वगैरह हमारी चलती थी, नालंदा, विश्व अगर हम बात करें तक्षशिला वगैरह, जिनमें मल्टी डिसिप्लिनरी तरीके से पढ़ाया जाता था, उसी तरीके से इसमें भी पढ़ाया जाएगा। अच्छा, ये एंशियंट अगर हम बात करें वो तो है ही, साथ में अगर हम बात करें तो ये जो एजुकेशन सिस्टम आया है ये जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उसको मीट करने के लिए भी लाया गया है। ठीक है, और इसमें किस बात पे और फोकस किया गया है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो देखिए, इसमें हमारे पास एक और फोकस जो किया है वो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने के ऊपर। और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के बारे में अगर मैं बात करूं तो साफ साफ मेंशन्ड है, द GER फॉर ग्रेड 6 to 8 was 90.7%, while for grades 9 to 10 and 11 to 12 was only 79.3% and 51.3% respectively. अब ये GER क्या होता है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, उसके बारे में भी मैं बात करता हूँ। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है कि कितने बच्चे हमारे स्कूल में एनरोल हो रहे हैं, उसका रेशियो निकाला जाता है। अगर हम बात करें तो अगर फिक्स एक एज ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो 6 to 8 जो है क्लासेस, उसमें 90.7% ही ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था। और अगर हम बात करें 9 to 10 में तो ये कम होके 79.3% और 11-12 में 51.3%, यानी इसका मतलब है कई बच्चे पढ़ाई अपनी बीच में ही छोड़ देते थे। तो ये बहुत ही मेजर एक सीरियस इश्यू था, जो अगर हम बात करें तो डेवलप्ड नेशंस के मुकाबले हमारा GER काफी कम था। उसका रीजन क्या है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बीच में ही पढ़ाई छोड़ रहे हैं, ड्रॉप आउट रेशियो हमारा काफी बढ़ा हुआ था और है, अभी भी है। तो इसके बारे में इसमें सीधा सीधा लिखा है कि यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से एक डेटा जारी हुआ था, जिसके हिसाब से अगर हम बात करें 2013 के अंदर 6.2 करोड़ चिल्ड्रन ऑफ एज बिटवीन 6 to 18 ईयर्स वर आउट ऑफ स्कूल। 6 से 18 साल की उम्र के बच्चे जो थे 6.2 करोड़ यानी 6 करोड़ 20 लाख के करीबन बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे। तो इस रेशियो को बढ़ाने की भी कोशिश की गई है इसमें। और इसके लिए क्या मेजर्स लिए जाएंगे, उसके लिए मेजर्स लिए जाएंगे, पहली चीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा और दूसरी चीज एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जाएगा पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में, खास तौर पे ऐसे एरिया में जहां एजुकेशन बैकवर्ड है या जहां पे सोशली डिसएडवांटेज पीपल है, अनप्रिविलेज स्टूडेंट्स है, जिन्हें इजीली फैसिलिटीज नहीं मिल पाती और वो पढ़ाई आगे नहीं कर पाते हैं। और साथ साथ में अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंट्स पहले ड्रॉप आउट कर चुके हैं उन्हें वापस लाने के लिए भी इसमें स्टेप्स लिए जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा एक अगर हम बात करें तो स्टेप है। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं तो 5+3+3+4 में भी जो पहले 5 साल की पढ़ाई है उसमें जोर दिया गया है मल्टीलिंगुअलिज्म पे। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब जो पहले 5 साल की पढ़ाई है उसमें ये बोला गया है कि ऐसा ऑप्शन है कि पहले 5 साल की पढ़ाई आप अपनी रीजनल या लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई करवाओ। अगर आप गुजरात से हो तो गुजराती में करवा सकते हो, महाराष्ट्र से हो तो मराठी में करवा सकते हो। इस तरह से आप अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई करवाओ। हालांकि यह ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आपका बच्चा 5th तक इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ पाएगा तो ये गलतफहमी है। इंग्लिश मीडियम चलते रहेंगे और वो आगे भी कैरी रहेंगे, लेकिन एक ऑप्शन दिया गया है कि भाई 5वीं तक की पढ़ाई आप रीजनल लैंग्वेज में करवाओ, हो सके तो 8वीं तक की भी पढ़ाई आप रीजनल लैंग्वेज में कराओ। उसके बारे में भी यहाँ पे एक बात दे रखी है जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। क्या उसके पीछे का जो रीजन दिया है उसकी हम बात करते हैं।
तो देखिए, it is well understood that young children learn and grasp non-trivial concepts more quickly in their home language mother tongue. Whenever possible, the medium of instruction until at least grade 5 but preferably till grade 8 and beyond will be home language or mother tongue local language. यानी उस जो छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी कॉन्सेप्ट अपनी मदर टंग में सीखते हैं, तो अगर वो 5th तक की पढ़ाई अपनी मदर टंग में करते हैं तो उनका जो बेसिक फाउंडेशन होगा वो फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। उसके बाद 6th से आप उनको, अगर हम बात करें तो लैंग्वेजेस पढ़ाओ, दूसरी लैंग्वेजेस पढ़ाने की मनाही नहीं है, और दूसरी लैंग्वेजेस में भी बाइलिंगुअल पढ़ाई करवाओ, तो उनका जो बेसिक फाउंडेशन मजबूत होगा तो वो इजीली दूसरी लैंग्वेजेस को भी ग्रास्प करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, और मैं कहता हूं कि अगर इस तरह के स्टेप्स लिए जाए तो हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस, जो आज अगर हम बात करें तो खत्म सी होती जा रही है घरों से, उसको भी एक मजबूती मिलेगी। और मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा हूं कि अपनी लोकल लैंग्वेजेस को बढ़ावा मिलना चाहिए। एज ए पर्सन फ्रॉम राजस्थान, मैं ये भी चाहूंगा कि हमारी राजस्थानी को भी इसमें मान्यता मिले और 5th तक एजुकेशन जो है वो राजस्थानी में भी करवाई जाए। देन हम बात करते हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे 6th से पढ़ाई जो है वो 2 लैंग्वेजेस में करवाई जाएगी, और टीचर्स को भी इस तरह से थोड़ा सा ऑटोनोमस किया, थोड़ा सा अगर हम बात करें लिबरल किया जाएगा कि वो बाइलिंगुअल तरीके से पढ़ाएं, वो यानी इंग्लिश में भी और लोकल लैंग्वेज में भी या हिंदी में भी मिक्स में आप पढ़ा सकते हैं। और इसमें कुछ क्लासिकल लैंग्वेजेस की भी बात की गई है, जैसे स्पेशली अगर हम बात करें तो संस्कृत की। तो क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में इसमें क्या कहा गया है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि संस्कृत while also an important modern language possess classical literature that is in greater volume than that of Latin and Greek put together, containing vast treasures of mathematics, philosophy, grammar, music, politics, medicine, architecture, metallurgy, drama, poetry, storytelling and more, written by people of various religions as well as non-religious people and by people from all walks of life and a wide range of social economic backgrounds over thousands of years. Sanskrit textbooks at the foundational and middle school level may be rewritten as simple standard Sanskrit to teach Sanskrit through Sanskrit and make its study truly enjoyable. और साथ में एक और चीज कही गई है, संस्कृत will be thus be offered at all levels of school and higher education as an important enriching option for students. यानी इसका मतलब है संस्कृत जो है उसे कोशिश ये की जाएगी कि उसे सारे लेवल्स पे और स्कूल और हायर एजुकेशन के सारे लेवल्स पे प्रोवाइड किया जाए। बट ये ऑप्शन रहेगा, ये कोई भी टाइप का कंपल्सन नहीं रहेगा कि आपको संस्कृत पढ़नी ही पढ़नी है। लेकिन आज जो है कई बोर्ड्स में ऑप्शन नहीं मिलते, तो वो ऑप्शन कंटिन्यू रहेंगे कि संस्कृत को आप हायर एजुकेशन तक ले सकते हैं किसी भी बोर्ड्स में। और अगर हम बात करें तो दूसरी जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है उनके बारे में भी इसमें कहा गया है। India also has an extremely rich literature in other classical languages including classical Tamil as well as classical Telugu, Kannada, Malayalam and Odia, in addition to Pali, Persian and Prakrit. These classical languages and their works of literature too must be preserved for their richness and for the pleasure and enrichment of posterity. और इनके लिए क्या स्टेप लिया गया है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। In addition to Sanskrit, the teaching of all other classical languages and literature of India, including Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Odia, Pali, Persian, and Prakrit, will also be widely available in schools as options, possibly as online modules through experiential and innovative approaches, including by integration of technology to ensure these languages and literature stay alive and vibrant. यानी ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है, इससे हमारी लोकल लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस बची रहेगी और साथ साथ में जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं जिनमें हमारे एंशिएंट टेक्स्ट मिलते हैं ये भी बचे रहेंगे। और बहुत ही अच्छा स्टेप है सरकार के द्वारा कि इसमें क्या किया जाएगा, इसमें हमारी लैंग्वेज को बहुत मजबूती मिलेगी। और ये गलतफहमी अक्सर लोगों को है कि इससे क्या बोलते हैं इंग्लिश को कम किया जा रहा है, लेकिन ये कहीं भी नहीं है। इंग्लिश आपकी एज इट इज रहने वाली है, इंग्लिश खत्म नहीं हो रही। आपकी इंग्लिश में बच्चों की पढ़ाई अगर करवाना चाहते हैं तो वो फ्यूचर में भी पॉसिबल है। और यहाँ तक फॉरेन लैंग्वेजेस जो की अगर हम बात करें तो जापानीज, कोरियन और कई और जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उनमें भी पढ़ाई जो आज भी होती है 10th के बाद वो ऑप्शंस ले सकते हैं, तो वो भी जारी रहेगा, उससे खत्म नहीं किया जा रहा।
तो ये एक अच्छा स्टेप है मल्टीलिंगुअलिज्म। इसके अलावा इसमें क्या दिया गया है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। हमारी जो स्ट्रीम सिस्टम है उससे खत्म किया जाएगा। आज क्या होता है कि अगर कोई बच्चा साइंस लेना चाहता है तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उसे पढ़ना है, वो साइंस के साथ अगर वो चाहे तो कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, जियोग्राफी नहीं पढ़ सकता, ह्यूमैनिटीज का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, इसी तरह से ह्यूमैनिटीज वाला साइंस का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। और ये क्या होता है, ये चीज जो आज का सिस्टम है, मैं कई बार इस पे कहता आता हूं अपने क्लास में जब बच्चों से डिस्कशन भी होता है, ये जो आज का सिस्टम है ये जनरलाइजेशन को बढ़ावा देता है। तो ये जो जनरलाइजेशन को बढ़ावा देना है, ये वाला सिस्टम खत्म होकर हमारा स्पेशलाइजेशन आएगा, यानी जो को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर इनमें डिफरेंसेस खत्म होगा, वो सब करिकुलर का पार्ट माने जाएंगे। वोकेशनल एजुकेशन को भी शामिल किया जाएगा। और अब मैं बात करूं अगर तो कोई फिजिक्स के साथ अगर हम बात करें तो जियोग्राफी, अगर उस सब्जेक्ट्स का पूल बनेगा, अगर उन सब्जेक्ट्स में के पूल में अगर वो बैठ सकता है जियोग्राफी, तो अगर कोई फिजिक्स के साथ जियोग्राफी पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, फिजिक्स के साथ म्यूजिक पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। उसके लिए उसे आर्ट्स लेने की अलग से कोई फुल फ्लेज्ड ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स वाले सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। और ये भी एक अच्छा स्टेप है जिसके कारण बच्चे अपने मनपसंद सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं और स्पेशलाइजेशन भी आएगा। और ये प्रॉब्लम बच्चों कई लोगों ने फेस भी की है। अगर मैं बात करूं, जैसे अगर हम बात करें तो मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे लैंग्वेजेस में और हिस्ट्री में खास तौर पे बहुत इंटरेस्ट आता था। जब 10th तक हम पढ़ाई करते थे तो लैंग्वेजेस में काफी इंटरेस्ट था मुझे। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत उस टाइम तक 3 पढ़ी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट आता था। बट हमने 11th में जैसे कॉमर्स ली तो जो लैंग्वेजेस है उसका आई हमारे पास इंग्लिश, बट वो जो अगर हम बात करें तो जो फुल फ्लेज एक इंग्लिश में पढ़ाई कर सकते हैं, या अगर हम बात करें तो हिस्ट्री वगैरह वो नहीं आ पाई। यानी मेरा जो लैंग्वेजेस का इंटरेस्ट है वो उधर का उधर ही रह गया। और कॉमर्स की पढ़ाई के हिसाब से फिर मैंने ये जो सब्जेक्ट्स है कॉमर्स वाले ये कैरी ऑन किया। और मेरे जैसे कई बच्चे हैं, अगर हम बात करें तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स में काफी इंटरेस्ट रखते थे बट कॉमर्स लेने की वजह से उनको फिजिक्स से नहीं ले पाए। अगर हम सोचे वो साइंस लेते तो उनका इंटरेस्ट फिजिक्स में था, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में नहीं था, या केमिस्ट्री और मैथ्स में नहीं था। तो अगर हम बात करें तो ये जो स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा देने वाली एजुकेशन पॉलिसी है, अगर इसमें सब्जेक्ट्स के पूल सही ढंग से बनते हैं और बच्चे सब्जेक्ट्स अपने एक सब्जेक्ट के साथ दूसरा सब्जेक्ट अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं होगा मेरी नजर में। और अब हम बात करते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन पे भी इस एजुकेशन सिस्टम में बढ़ावा दिया गया। वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है कि कुछ आपको आर्ट एंड क्राफ्ट, कुछ स्किल्स ऐसी सिखाई जाए जो आप सीख कर अगर स्कूल से निकलो तो आप अपना कमाई कर पाओ, अगर आप हायर एजुकेशन नहीं भी अटेन कर पाए तो। जैसे अगर हम बात करें कारपेंट्री है, पॉटरी है, ब्लैक स्मिथ वाला काम है, या अगर हम बात करें तो और भी कई टाइप के काम हो सकते हैं। तो ये वाले काम, इलेक्ट्रिशियन का काम है, प्लम्बर का काम है, ये वाले काम आज भी सिखाए जाते थे बट वो ITI सेंटर्स वगैरह में सिखाए जाते थे, उन्हें स्कूल एजुकेशन पे नहीं सिखाया जाता था। अब स्कूल एजुकेशन में वो भी सिखाया जाएगा। उसके लिए बच्चों को 10 दिन का बैगलेस पीरियड रहेगा पूरे साल के अंदर, और उस टाइम पे उन्हें इंटर्नशिप दी जाएगी इन कोर्सेस। और ये एक अच्छा स्टेप है। वोकेशनल एजुकेशन बच्चों होनी ही चाहिए किसी भी कंट्री के अंदर, क्योंकि जो स्किल्स हैं, स्किल्स की हर जगह वैल्यू होती है, थ्रू आउट द वर्ल्ड स्किल्स की वैल्यू होती है, और हम अपनी कंट्री में इस चीज को वैल्यू अपने एजुकेशन सिस्टम में नहीं कर रहे थे। आज तक अगर हमें कोई स्किल सीखनी होती थी तो वो एजुकेशन से अलग हटके हमें सीखनी पड़ती थी, लेकिन अगर उसे एजुकेशनल सिस्टम में डाला जाता है तो अगर फ्यूचर में बच्चा कोई अपनी हायर एजुकेशन नहीं भी कर पाता तो उसके लिए भी वो चीज बेनिफिशियल है। तो ये वोकेशनलाइजेशन को भी बढ़ावा दिया गया है इस एजुकेशन सिस्टम में, ये भी एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। साथ में अगर हम बात करें तो आज तक जो है लर्निंग बाय रोट यानी रट्टा मारकर पास होने की टेक्निक, उसको घटाने के लिए भी कई स्टेप्स लिए जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें तो बोर्ड्स पहली चीज तो 1 से 12th में होने वाला है, और बोर्ड में भी अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, एनालिसिस और इस टाइप की जो पढ़ाई है इसको बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे रट्टा मारने की टेक्निक को बंद किया जाए। ये सभी बातें इसके अंदर हमें एजुकेशन पॉलिसी के अंदर देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें तो एक समस्या हमारे सामने ये आती है कि अगर इतने सारे सब्जेक्ट्स होंगे तो बच्चे कौन सा सब्जेक्ट चूज करेंगे। बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है उनका इंटरेस्ट क्या किस चीज में है। कई बार वो भटक जाते हैं या
इजीली अपना माइंड मेकअप नहीं कर पाते, तो उसमें एक इफेक्टिव काउंसलिंग की जरूरत जरूर पड़ेगी। और वो काम होगा टीचर्स और पेरेंट्स का मिलकर। यानी टीचर्स और पेरेंट्स मिलकर अगर बच्चे को सही से काउंसलिंग देते हैं तो वो बच्चा अपना सब्जेक्ट सही से सेलेक्ट कर पाएगा, सब्जेक्ट का जो पूल है जो वो सही से सेलेक्ट कर पाएगा। फिर हम बात करें तो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन अगर इसका करना है तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन अगर करना है तो उसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग की भी बात हमारी एजुकेशन पॉलिसी में दी गई है। 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम रहेगा टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, और स्पेशल एजुकेटर्स की ट्रेनिंग भी होगी। और अगर हम बात करें तो इस एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूसिव एजुकेशन और साथ साथ में एजुकेशन फॉर पीपल विद स्पेशल नीड्स, दिव्यांग, उनके लिए भी इसमें बात की गई है, उसका भी एक स्टैंडर्डाइज पैटर्न बनेगा। रही बात करिकुलम, तो करिकुलम कैसा होगा, सिलेबस कौन डिसाइड करेगा, इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है एनसीईआरटी और एससीईआरटीज, यानी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी विद रेस्पेक्ट टू एससी, मतलब इन कोऑर्डिनेशन विद एससीईआरटीज, वो सब एजुकेशन पॉलिसी को फ्रेमवर्क करेंगे, जिसमें लोकल लैंग्वेज पे भी ध्यान दिया जाएगा और लोकल एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जाएगा, और साथ में पढ़ाने के लिए, छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए खास तौर पे लोकल टीचर्स और फीमेल टीचर्स की अपॉइंटमेंट पे भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो काफी अच्छी पॉलिसी है हमारी, काफी अच्छी अच्छी बातें हैं। यहाँ तक इसमें कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करने की भी अच्छी बात है कि 6th क्लास के बच्चे को भी हो सकता है कोडिंग सिखाई जाए। हालांकि वो एक मैं बात करूं तो दूर की सोच है, उसे इम्प्लीमेंट होने में भी टाइम लगेगा। और अगर हम बात करें तो एक अच्छा विजन है, एक अच्छा फ्रेमवर्क है एजुकेशन पॉलिसी का। मैं पूरी तरह से इस एजुकेशन पॉलिसी के सपोर्ट में हूं कि हाँ, स्कूल एजुकेशन में बढ़ावा मिलेगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये होगा कब और कैसे, क्योंकि हमारा देश है बहुत बड़ा, और ये एजुकेशन पॉलिसी अगर अचानक से लागू कर दी जाए तो कई लूप होल्स निकल कर आएंगे, या कई जगह अगर ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो जो है हमारा वो उसका नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा उभर कर आएगा। तो इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर हम बात करें, एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 6% ऑफ जीडीपी करने की भी बात कही है। यानी आज तक जो एक्सपेंडिचर होता था हमारी कंट्री के अंदर एजुकेशन पे, वो 3 to 4% होता था। हम इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इस चीज की चर्चा करते हैं। एज ए इकोनॉमिक्स टीचर मैं इस चीज को अच्छे से समझ सकता हूं। तो ये जो 3 to 4% एजुकेशन, अगर हम बात करें एजुकेशन पे खर्चा होता था जीडीपी का, वो 6% होगा। हालांकि ये बात काफी पहले से की जा रही है कि 6% खर्चा होना चाहिए कम से कम, बट अब देखना होगा कि कितना वो इम्प्लीमेंट हो पाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सुधारने की जरूरत पड़ेगी हमारे देश में, गांव-गांव तक, और इसके लिए भी प्रोविजंस लाए गए हैं। 5th तक की एजुकेशन के लिए आंगनवाड़ीज को भी जो है उनको भी मजबूत किया जाएगा, उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाएगा, और आंगनवाड़ीज में भी 5th तक की एजुकेशन अच्छे से रन कर पाएगी। उसके बारे में भी इस एजुकेशन पॉलिसी में डिस्कस्ड है। तो ये सब एजुकेशन पॉलिसी के कुछ मेजर पॉइंट्स है, जिसमें से मुझे ये मल्टीलिंगुअलिज्म और स्पेशलाइजेशन, ये पॉइंट्स काफी पसंद आए। ये बच्चों को अच्छा खासा बढ़ावा देंगे। आईटी का जो पॉइंट लाए हैं वो आईटी का पॉइंट भी काफी अच्छा है, और ये एजुकेशन पॉलिसी अगर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होती है तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीटअप कर पाएगी, ऐसा उम्मीद है हमें। अब बच्चों, ये थी हमारी एजुकेशन पॉलिसी की बात। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो? अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम और इसी तरह से वीडियोस बनाएं तो प्लीज सपोर्ट अस गाइस, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू।